नमस्कार जी। आज हम हाई स्कूल का विज्ञान का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सेट नंबर है 824 BN। तो पहला क्वेश्चन है कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है, तो इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। फिर पहले का खा है कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है। तो अपवर्तन कोण का मान अगर ज्यादा है तो आप निश्चित है कि वो विरल माध्यम है। ठीक, तो यदि प्रकाश की किरण, तो इसका पहला आंसर सही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। पहले का ग नंबर कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है, तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध कितना होगा? R/4। हम अगर ऐसे लिख दें R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर होगा कैपिटल R/4। प्रत्येक भाग का जो प्रतिरोध है वो कितना होगा? R/4। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। कोई बात नहीं, जोड़ दें। तो हमने क्या किया, इनको इस तरीके से समांतर क्रम में जोड़ दिया। ठीक है, चारों को। तो ये B पॉइंट हो गया और यहां पे इनको हमने जोड़ दिया, तो ये A पॉइंट हो गया। R1 R2 R3 और R4 इस तरीके से इनको हमने जोड़ दिया। तो यदि तुल्य प्रतिरोध R डैश है, ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो हम इसको लिखेंगे 1/R/4 प्लस 1/R/4 प्लस 1/R/4 प्लस 1/R/4। अब यहां पे 4 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। तो ये हो जाएगा 4/R4 प्लस 4/R प्लस 4/R प्लस 4/R। अब यहां पर जब हर बराबर है तो 4 4 8 4 12 4 16 16/R हो गया 1/R डैश। तो हमें निकालना है, तो R इधर गुणा कर दो, तो R/R डैश बराबर कितना हो गया? 16/1 R/R डैश। लेकिन ये पूछा नहीं गया, पूछा गया है कि R डैश बटे R का मान कितना है। तो R डैश बटे R, तो इससे R डैश बटे R बराबर हो जाए 1/16। इस हिसाब से आपका चौथा ऑप्शन सही है। फिर इसके बाद में पहले का घा है, वैद्युत धारा का मापन किया जाता है, अमीटर से किया जाता है, दूसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद दूसरे का नंबर कि प्रकाश के परावर्तन के नियम बताओ, तो आप सब जानते हैं और इन्हें रेखा चित्र भी बताओ। तो ठीक है, हम परावर्तन के नियम लिख लेते हैं। आप सब जानते हैं कि जब आपने पढ़े हैं कि भाई अगर कोई ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ का ये अविलंब है, ये अविलंब है, और अगर कोई प्रकाश की किरण किसी कोण पर, I कोण पर आपतित होती है, तो ये कौन सी हो गई? आपतित किरण। तो जब किसी चिकने पृष्ठ पर टकराती है तो टकरा करके वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। ये हो गई, ठीक है। और ये हो गया आपतन बिंदु, ठीक है। और ये है आपका परावर्तन कोण R। तो पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अविलंब है, ये तीनों एक तल में होते हैं। एक तल का मतलब है कि हम कॉपी पे अगर इनका चित्र बनाते हैं दर्पण रख के, तो तीनों रेखाएं कॉपी पे बन जाती हैं एक तल में। दूसरा है कि आपतन कोण I का मान परावर्तन कोण R के बराबर होता है। ये परावर्तन के नियम है। दूसरे का खा नंबर, एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण जो लगा है वो कितना है? 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का। तो कैपिटल R का मान दिया है 2 मीटर। तो कैपिटल R का मान 2 मीटर दिया है, तो अगर हम दर्पण के लिए फोकस दूरी का मान पता करें, तो आप जानते हैं कि दर्पण के लिए
दर्पण के लिए F बराबर R बटे 2 होता है। तो R की वैल्यू है 2 बटे 2 बराबर कितना हो गया, 1 मीटर, F का मान। अब इसके पीछे, उसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक सवार जब उससे 4 मीटर की दूरी पर है, इसका मतलब दूसरे बाइक को हम वस्तु मान लें, तो u बराबर कितना आ गया, 4 मीटर। लेकिन u हमेशा ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो उस समय पहले वाले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूर पर दिखेगा, हमें v बराबर पता करना है। तो आप जानते हैं कि दर्पण के लिए जो सूत्र होता है वो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो हमें v निकालना है, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू है 1 माइनस 1/, और u की वैल्यू है -4। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1/1 और प्लस 1/4, यहां पर लघुत्तम ले लो 4, तो 4 1 और 4 एकम 4, तो ये आ गया 5/4। 1/v आया है 5/4, 1/v, तो v बराबर कितना हो जाएगा, 4/5, ठीक है। और v में 4 में 5 का भाग दे तो 0.8 मीटर, या तो हम 0.8 मीटर लिखें, या हम इसी को 80 सेंटीमीटर लिखें। ये हो गया आपका दूसरे का ख नंबर। अब दूसरे का ग। दूसरे के ग में लिखा है कि एक उत्तल लेंस है और उस उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है। तो भाई देखो, एक उत्तल लेंस है और हमें कैसा बनाना है, आवर्धक लेंस। आवर्धक लेंस का मतलब है जो हमारे प्रतिबिंब को बढ़ा करके दिखाए। तो आप सभी जानते हैं कि अगर एक उत्तल लेंस है जिसकी ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, और ये इसका प्रकाशिक केंद्र C होता है, प्रकाशिक केंद्र C, और ये क्या है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। अब अगर इसका ये फोकस है तो आपको पता चल गया ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशिक केंद्र है, और ये हमने एक फोकस इधर है और एक फोकस ये है, ये उत्तल लेंस। तो आपने उत्तल लेंस की एक स्थिति में पढ़ा है कि अगर वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रख दें, अगर हम, ठीक है, ये वस्तु है AB, हमने रख दी, तो अगर हम रख दें तो यहां से जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जो किरण गुजरेगी वो तो सीधी निकल जाएगी, और जो यहां से लेंस में जाएगी, तो लेंस में जाने के बाद, हम यहां पे लंब खींच लें, लेंस में जाने के बाद ये फोकस से होकर गुजरेगी। कहां से, फोकस से होकर। अब अगर हम इन दोनों को पीछे की ओर बढ़ाएं, इसको भी पीछे की ओर बढ़ाएं, हमने मिला दिया कैसे भी, ये लो, तो प्रतिबिंब कहां बन गया, ये देखो, A' B', बड़ा प्रतिबिंब बन गया। तो इसमें प्रश्न ये था कि आवर्धक लेंस के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है। तो भैया, अगर हम वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में अगर रखते हैं, ये प्रकाशिक केंद्र C नहीं होता है, O होता है, इसके बीच में अगर रखते हैं तो हम उसको आवर्धक लेंस के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसमें लिखा किरण आरेख की सहायता समझाइए, तो भैया समझा दिया। तीसरे का क नंबर कि 3 प्रतिरोध हैं जिनकी प्रतिरोधकताएं हमें पता है, ठीक है। तो तीनों की अगर प्रतिरोधकताएं पता है तो उनसे हमें क्या कहा गया है। प्रश्न आपके हाथ में पेपर अगर है तो आप जरूर पढ़िएगा कि 3 प्रतिरोध हैं, हमने एक R1 मान लिया, और R1 बराबर कितना है, R1 बराबर 2 ओम, और R2 बराबर 3 ओम, और R3 बराबर है 6 ओम। इसमें ये क्या आ गया, इसका किस क्रम में संयोजन किया जाए कि परिणामी प्रतिरोधक का मान 4.5 ओम हो और 1 ओम हो। मतलब 2 कंडीशन हमें पता करनी है। तो पहले बच्चों, सबसे पहले आपको ये समझना है
कि अगर हम इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो कितना टोटल प्रतिरोध हो जाएगा, 6 3 9 2 11 ओम, जो कि हमें मात्र चाहिए 4.5 ओम। अगर हम तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दें तो देखो, अगर हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R बराबर 1/2 धन 1/3 धन 1/6, लघुत्तम कितना आया 6, 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6/6, तो ये आ गया 1/1। तो 1/R 1/1, तो R बराबर कितना हो गया 1 ओम। लेकिन हमें 1 ओम नहीं चाहिए, हमें पहला चाहिए 4.5 ओम, 4.5 ओम। तो निश्चित रूप से हमें किस क्रम में जोड़ना होगा, मिश्रित क्रम में। और मिश्रित क्रम का मतलब क्या हो गया कि हमें श्रेणी में भी जोड़ना है और समांतर में भी जोड़ना है। तो देखो, इतना अगर आपने ये सवाल बहुत ज्यादा हल किए होंगे तो आपको पता है कि जैसे हमने एक प्रतिरोध ये ले लिया और दो हमें समांतर में जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि भैया अगर हमने ये मान लिया R1 है, ये R1 है, सॉरी इसको R1 नहीं मानेंगे हम, R1 और इसको मानेंगे R3 और इसको मानेंगे R2। कहने का मतलब ऐसा हमने इसलिए किया है कि R2 का मान कितना है 3 ओम, R2 बराबर कितना है 3 ओम, और R1 का मान कितना है 2 ओम, और R3 का मान कितना है 6 ओम। अगर हम इन दोनों को हल करेंगे तो इनकी वैल्यू घट जाएगी, कम आएगी, और 3 ओम मेरे पास है ही, तो हम श्रेणी में जोड़ देंगे तो टोटल हमारा प्रतिरोध 3 से अधिक हो जाएगा। इसलिए हमने ऐसा किया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि R1 और R3, R1 व R3 ये किस क्रम में है, ये समांतर क्रम में है। तो जब समांतर क्रम में है तो आप सभी जानते हैं कि 1/R डैश बराबर हो गया 1/2 धन 1/6, लघुत्तम ले लिया 6, 2 3 6, 6 एकम 6, तो 4/6, तो 1/R डैश बराबर 4/6, तो R डैश बराबर होगा 6/4। इसका मतलब 4 एकम 4, 4 पंचे 20, इतना ओम हो गया। अब देखो, अब इन दोनों से एक प्रतिरोध निकल आया और वो कितना निकला है R डैश, जो कि कितना है 1.5 ओम। अब आपको स्पष्ट दिख रहा है ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो भैया तुरंत जोड़ दो, श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध जो R बराबर है वो होगा R2 प्लस R डैश, मतलब 3 प्लस 1.5 बराबर 4.5 ओम। फिर इन्होंने ये कहा है कि 1 ओम हो जाए टोटल प्रतिरोध, हमें 1 ओम निकालना, सामने रखा है इसका मतलब है कि ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट ये वाला है, सेकंड पार्ट ये वाला है, मतलब हमें किस में जोड़ देना है, तीनों समांतर क्रम में, तो 1 ओम निकल आएगा। इसके बाद तीसरे का ख नंबर, इसका प्रतिबिंब कहां बन गया, रेटिना से दूर, और दूर बन गया तभी इसमें है दूरदृष्टि दोष। अब हमें कहां बनाना है, नजदीक रेटिना पे। तो रेटिना पे बनाने के लिए आप सब जानते हैं कि अब हमें कौन सा ऐसा लेंस प्रयोग करें जो किरणों को कैसा कर दे, कन्वर्ज कर दे, इकट्ठा कर दे, पास पास ला दे, और तभी तो यहां रेटिना पे बनेगा, और वो काम करता है उत्तल लेंस। तो हमने यहां पे लगा दिया उत्तल लेंस। अब जब उत्तल लेंस लगा दिया तो दूर स्थित अगर ये वस्तु है, ठीक है, यहां पे रखी है, और हमें दूर दृष्टि दोष में दूर की तो दिखती है, नजदीक की नहीं दिखती है। तो अगर ये नजदीक वस्तु है तो ये क्या करती है कि यहां से ले जा करके और इसका प्रतिबिंब बना देती है, कहां पे, ये हम ऐसे करके बना लें, ये लो जी, यहां प्रतिबिंब बना दिया। अब आराम से हम देख पाएंगे, ठीक है। प्रश्न क्या है कि दूर दृष्टि चित्र बनाकर समझाइए, तो हमने चित्र पहले बना दिया अब इसमें लिखा कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित, अब ये प्रतिबिंब यहां नहीं बनेगा, अब प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां पे रेटिना पे। अब ये नहीं बनेगा, अब बन गया ये रेटिना पे, कोई दिक्कत ही नहीं। अब दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक ही पढ़ पाता है, 50 सेंटीमीटर से कम को नहीं पढ़ पाता है।
ठीक है, तो इसका मतलब है उसका प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर पे बनना चाहिए। तो देखो यहां पर v का मान कितना दिया, 50 सेंटीमीटर, लेकिन इस लेंस के किधर है, बाईं ओर, तो माइनस, और u का मान कितना दिया है इसे सही दृष्टि के लिए अर्थात 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पुस्तक रखी है, उसको पढ़ना है, तो हमें क्या करना होगा, u बराबर माइनस 25 सेंटीमीटर। अब हमें पता क्या करना है कि लेंस कौन सा चाहिए, किस प्रकृति का चाहिए। तो प्रकृति तो आपको पता ही है कि उत्तल लेंस चाहिए ही चाहिए, लेकिन फिर भी अभी देखते हैं कि अगर फोकस दूरी धनात्मक आती है तो उत्तल लेंस, फोकस दूरी ऋणात्मक आती है तो अवतल लेंस। तो हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये लेंस के लिए है सूत्र। आपको पता होना चाहिए कि अगर दर्पण है तो ये सूत्र यहाँ प्लस में होता है, 1/v प्लस 1/u, लेकिन यहाँ लेंस है तो माइनस 1/v का मान कितना है, -50 माइनस 1/-25, तो -1/50 और माइनस प्लस 1/25, लघुत्तम ले लिया 50, तो -1 प्लस 25 दूनी 50, -1 और प्लस के 2, तो कितना बचा, 1/50। तो 1/f बराबर 1/50, f बराबर कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर। और क्योंकि लेंस जो हमें चाहिए ये 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का चाहिए, और इन्होंने कहा है कि किस प्रकृति, तो फोकस दूरी धनात्मक आई है तो हमें उत्तल लेंस चाहिए। आगे तीसरा को अथवा खा नंबर, जिसका अथवा भी हम एक बार आपको बता देते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों ने ये प्रश्न ना किया हो। तो अब ऐसी स्थिति में अगर नहीं किया है तो हमें तीसरे का अथवा वाला भी बता देना है, खा का, कि एक प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। तो देखो भाई, अगर हम प्रिज्म देखें तो प्रिज्म का हम फ्रंट वाला पार्ट बनाते हैं कि ये प्रिज्म है जिसका ये आधार है नीचे, और ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ हैं जिसका ये अपवर्तन कोण है ए। अब अगर कोई प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पर आपतित होती है तो इस पृष्ठ के अभिलंबवत, अगर इस पृष्ठ के लंबवत आपतित होती है तो जब ये क्या है, कांच है, और कांच कैसा है, माध्यम सघन, तो इसका मतलब है कि विरल से प्रकाश की किरण किस में जा रही, कांच में, तो सीधी नहीं जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। और फिर जब इस पृष्ठ से टकराएगी तो इसका भी अपना अभिलंब है, इसका अपना अभिलंब है, तो अब क्या होगा कि ये अब विरल में फिर आ गई तो अभिलंब से दूर भागेगी, लो भाई दूर भाग गई। इसको हम कहते हैं आपतित किरण, ठीक है, इसको कहते हैं हम निर्गत किरण, ठीक। तो ये पूरा चित्र बन गया, लेकिन इसमें कहा गया कि प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है, तो चित्र द्वारा हमने बता दिया कि इस तरीके से इसका प्रकाश का अपवर्तन होता है। चित्र बनाकर आपतन कोण, आपतन कोण तो ये हो गया आई, अपवर्तन कोण ये हो गया आर, और ये अपवर्तन कोण दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरा जो अपवर्तक पृष्ठ है उसके लिए आपतन कोण का काम करता है, ठीक है। और जिसके लिए अब इन्होंने कहा अपवर्तन कोण बता दिया, निर्गत कोण ये हो गया निर्गत कोण, निर्गत कोण, ठीक है, तथा विचलन कोण। विचलन कोण को समझने के लिए आपको क्या करना है कि जो ये आपतित किरण है इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो, और निर्गत किरण को पीछे बढ़ा दो, तो जिस स्थान पे ये कट करें वही हो गया विचलन कोण डेल्टा, इसको हम कहते हैं विचलन कोण डेल्टा। इसके बाद हम चलते हैं 4 के चौथे क्वेश्चन पे। चौथे प्रश्न में यह कहा गया है कि एक चित्र दिया है और इस चित्र में यह कहा गया है कि कुल प्रतिरोध कितना है और बैटरी में कितनी विद्युत धारा बह रही है। तो देखो सबसे पहले ये R1, हम थोड़ा सा चित्र बनाएंगे जितने से हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए।
ये R1 है और यहां पे R2 और R3 है और फिर इनको जोड़ दिया गया। फिर यहां पे फिर 3 प्रतिरोध लग गए, एक ये लगा है, एक ये लगा है और एक ये लगा है। फिर ये तीनों फिर जोड़ दिए गए और फिर यहां पे एक बैटरी लगा दी गई है। हमने शॉर्ट में बनाया है, पूरा चित्र नहीं बना रहे हैं, तो केवल यहां पे R4 और R5 और R6 यहां पे सबके मान दिए रखे हैं। तो पहले टोटल प्रतिरोध अगर हमें पता करना है तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि इसमें कौन श्रेणी क्रम में है और कौन समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में सदैव धारा प्रतिरोधों में एक समान बहती है, ठीक। समांतर क्रम में धारा अलग अलग बहती है। जैसे यहां से धारा अगर चल रही है तो R1 में जो धारा जा रही है यहां के बाद फिर 2 भागों में बट रही, इसका मतलब ये दोनों समांतर क्रम हो गए। फिर धारा आगे चल रही 3 भागों में बट रही, इसका मतलब ये तीनों समांतर क्रम में हो गए। तो हम सबसे पहले इन दोनों को हल करते हैं कि R2 व R3 समांतर क्रम में। तो जब ये दोनों समांतर क्रम में है तो टोटल प्रतिरोध जो R डैश हो जाए 1/R डैश बराबर ये 1/, अब R2 R3 का मान कितना है, R2 का मान है 20 ओम, R3 का मान 20 ओम, तो 1/20 और प्लस 1/20 लघुत्तम आया 20, 1 धन 1 तो 2/20। इसका मतलब 2 का भाग दे दो 20 में तो 1/10, तो 1/R डैश बराबर 1/10, तो R डैश बराबर कितना आ गया 10 ओम। R डैश 10 ओम आ गया। अब इसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां पे एक प्रतिरोध बना देते हैं R डैश, जो कि कितना है 10 ओम का। अब इन तीनों को देख लेते हैं किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो इन तीनों का निकाल लेते हैं हम कि हम लिख दें कि R4, R5 व R6 समांतर क्रम में। तो जब ये समांतर क्रम में है तो टोटल जो प्रतिरोध होगा 1/R डबल डैश बराबर 1/R4, R5, R6 तीनों 30 ओम के हैं, तो 1/30 धन 1/30 धन 1/30, तो ये हो गया 3/30, 3/30 और 3/30 का मतलब हो गया 1/10। अब 1/R डबल डैश 1/10, तो R डैश बराबर कितना हो गया 10 ओम। तो अगर हम समझाएं आपको तो इन तीनों से एक प्रतिरोध निकल आया R डबल डैश, जो कि कितना हो गया 10 ओम। अब टोटल प्रतिरोध निकालो तो भैया तीनों में देखो, अगर जो धारा इसमें जा रही वही इसमें जाएगी, वही इसमें जाएगी, इसका मतलब इस समय ये तीनों प्रतिरोध किस क्रम में है, इस समय तीनों हैं ये श्रेणी क्रम में। तो जब तीनों श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में टोटल प्रतिरोध हो जाएगा R बराबर कितना होगा R1 प्लस R डैश और प्लस R डबल डैश। तो R1 की वैल्यू कितनी है 10, 10 प्लस 10 प्लस 10 बराबर कितना हो गया 30 ओम। 30 ओम टोटल प्रतिरोध हो गया, एक आंसर आ गया। अब इन्होंने कहा कि बैटरी में धारा कितनी है, तो बैटरी का वोल्टेज कितना है 12, तो V बराबर 12 वोल्ट दिया है। तो बैटरी में धारा I बराबर V/R हम सूत्र लगा देते हैं। तो इस सूत्र से I बराबर कितना होगा 12/R का मान 30, तो 12 में अगर हम 30 का भाग देते हैं तो ये 3 चौको 12 0.4 एम्पियर ये आ गया। फिर इसमें दिया है 4 का विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत। तो वैसे तो ये थ्योरी का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम आपको बहुत थोड़ा सा बताएंगे, और क्योंकि आपने निश्चित रूप से इसको पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा होगा तो हम आपको बता रहे हैं कि इसमें हम क्या करते हैं कि 2 चुंबकें लेते हैं, 2 मैग्नेट, और इन 2 मैग्नेट N और इधर S, ठीक, और इन 2 मैग्नेट के बीच में हम एक आयताकार कुंडली लेते हैं, और इस आयताकार के बाद हमने ये क्या लगा दी कुंडली, तो इसको हम कहते हैं आर्मेचर कुंडली, आर्मेचर कुंडली। और इसके बाद यहां पर हम लगा देते हैं, जोड़ देते हैं स्प्लिट रिंग, या हम कहते हैं विभक्त वलय। यहां पर एक छल्ला होता है और वो छल्ला कैसा होता है विभाजित, मतलब 2 खंड करके हम दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये हो गया विभक्त वलय, विभक्त वलय। इसके बाद यहां पर हम लगा देते हैं इसी के किनारे पर, इन्हें हम कहते हैं ब्रुश,
ब्रश लगा देते हैं। तो कितनी चीजें लगी हैं? 4 चीजें। इन 4 के बाद जब हम इन चुंबकों के बीच में रखी जो आर्मेचर कुंडली है और इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करते हैं तो इन पर भुजा पर एक बल युग्म काम करता है और बल युग्म की वजह से ये कुंडली कैसी होती है? घूमने लगती है। ठीक, अगर वो घूमने के लिए स्वतंत्र है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार लगने वाले बल के युग्म के द्वारा वो घूमने लगती है। ये है इसका सिद्धांत। रचना में आपको यही सब बना के बस बता देना है। और कार्यविधि में आप जानते हैं कि अगर ये चुंबक है तो चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र N से S की ओर होता है, तो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएं तो चुंबकीय क्षेत्र इधर है। अगर मान लो कि इसमें धारा इधर से इधर की ओर बह रही है, ठीक है, इधर से इधर की ओर बह रही है, तो हम इस भुजा में देखें तो धारा अगर मान लें इधर है आपकी तरफ, तो बल इस पर किधर लग रहा है? ऊपर की ओर। तो इस भुजा पे ऊपर की ओर बल लग रहा है। अगर हम इस भुजा पे देखें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, लेकिन धारा किधर बह रही? अंदर की ओर। तो इस हिसाब से इस पर बल किधर लग रहा है? नीचे की ओर। तो इसने एक बल युग्म बना दिया, ऊपर की ओर एक बल और एक बल नीचे की ओर। इस बल युग्म के कारण ये घूमने लगती है जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। तो ये लगी है विभक्त बल है और यहाँ पे इसके लगे हैं ब्रश। तो इसके कारण से इसमें क्या हो रहा है कि विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है। विद्युत ऊर्जा का काहे में? यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है विद्युत मोटर के द्वारा। तो हमें ये शॉर्ट में सिर्फ बताना था आपको, बाकी ये फिजिक्स का पोर्शन हमने आपको बता दिया है। केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का पोर्शन के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।